नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। पहले तो सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही थी, लेकिन अब तो डंके की चोट पर गृह मंत्री अमित शाह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के कथित चाणक्य ने विपक्ष के सांसदों को फोन किया है, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनावों की क्रॉस वोटिंग को लेकर भांडाफोड़ हो चुका है। तो फिलहाल अमित शाह आखिर क्यों विपक्ष के सांसदों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए, आपको बताएंगे। नितिन गडकरी के संपर्क में कितने संघ के करीबी सांसदों ने गुजरात लॉबी को झटका देने की तैयारी की है, उन सांसदों के नाम भी बताएंगे और इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव मोदी के इस्तीफे की वजह बनने वाला है। नमस्कार सर, 4 पीएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सवाल पर आती हूं और सबसे बड़ा सवाल उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह का ऑडियो वायरल हुआ है, अमित शाह ने अखिलेश यादव के सांसद को फोन किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी खुली बगावत कर दी है। आपने दावा किया है कि गडकरी के संपर्क में कई सांसद उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल सर, जैसी खबरें हैं, जैसे अमित शाह गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए हैं और उपराष्ट्रपति चुनावों के ठीक पहले सांसदों की दिल्ली में घेराबंदी की जा रही है, ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपको उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो तनातनी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उस पर प्रकाश डालना होगा और उसको समझना होगा कि चल क्या रहा है। आप विपक्षी दलों से निपटने के लिए, इंडिया गठबंधन के लोगों से निपटने के लिए, बाहर के लोगों से निपटने के लिए तमाम हथियार आपके पास हैं और आप समय समय पे पिछले 10 सालों में उनका प्रयोग भली भांति करते रहे। लेकिन अब मामला अंदर फंस गया है। 100 साल का संगठन है आरएसएस और आप उस पर कंट्रोल करने की जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आरएसएस के जो पुराने लोग हैं, जो 4 दशकों से, 5 दशकों से, 3 दशकों से वहां काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आहत हैं। उनमें से मोहन भागवत जी भी एक हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघ की मानसिकता के या पुरानी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं आहत हैं और उनको भी लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में पार्टी को बड़ा नुकसान। एक वीडियो सर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अमित शाह की तरफ से फोन घुमाया गया है अखिलेश यादव के सांसद को। इस वीडियो पर क्या कहेंगे सर? जन्मदिन की बधाई दी गई है अमित शाह की तरफ से अखिलेश के सांसद को पहली बार, और दूसरी बात, ये बधाई तब दी गई है, ये वो सांसद हैं जिन पर पहले ईडी की छापेमारी हुई थी और अब मान मनोवल चल रही है। क्या चल रहा है सर? अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, अमित शाह जी समय समय पर बदलते रहते हैं अपनी रणनीति। जब उनको लगता था कि ईडी से ठोका पीटी करके ठीक करना है, तब वो ईडी से कर लेते थे। आज उनको लग रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम नहीं आ रहे हैं, तो वो दूसरी रणनीति अपना रहे हैं, जन्मदिन की बधाइयां देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये इस प्रकार से है। अब जैसे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और तमाम हथियार उसके खत्म हो गए थे, उसको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था और रथ का पहिया उसने उठा लिया था। तो आज जो है मोदी जी और शाह जी रथ का पहिया उठाए घूम रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। अब आप मुझे बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद को गृह मंत्री का फोन करके बधाई देना किसी के गले उतर रहा है? गृह मंत्री जी ने उस पर तो चिंता जताई नहीं है कि बाढ़ आई हुई है पंजाब पे। गृह मंत्री जी ने मणिपुर पे तो इस तरह से कभी चिंता जताई नहीं है, जो मुख्य मुद्दे हैं, जो गृह मंत्री की ड्यूटी भी है। तो आप एकाएक, और सर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, धनखड़ का इस्तीफा हो गया, इस पर चिंता जताई नहीं है, एक ट्वीट किया नहीं है, उनको बधाई दी नहीं है उनके कार्यकाल की, और विपक्ष के सांसदों को बधाई दे रहे हैं सर। तो यही जताता है कि स्थिति कहां पहुंची है। इसलिए इनके हाथों में से चीजें निकल चुकी हैं और इनको लगता है कि हमारे हाथ से सारा मामला खिसक चुका है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ये इनकी आखिरी कोशिश है। और देखिए, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए,
इंडिया गठबंधन के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। वो भी अपनी ताकत को आजमाना चाहता है। अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि वो कामयाब हो जाता है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, फिर तो बम-बम है। और अगर वो ये भी लगता है कि भले ही एनडीए का कैंडिडेट जीत जाए, ज़ाहिर है कि उनके पास वोट ज़्यादा है, लेकिन उसका अंतर कम कर देते हैं वो जीत का, तो उससे भी कहीं न कहीं उत्साहित इंडिया गठबंधन और विपक्ष होगा और फिर वो विचार करेगा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का सही मौका है और फिर वो इस पे विचार कर सकता है। सर, आपने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद बागी हो गए और इन बागियों के सरदार हैं नितिन गडकरी। सर, आपने दावा किया है कि कई सांसद विपक्ष के संपर्क में हैं। आपको क्या लगता है सर, लगभग कितने सांसद खेला कर सकते हैं? देखिए प्रियंका, मैं तो पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि करीब 3 दर्जन सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध कर रहे हैं लगातार इनकी नीतियों का और उनको मौका नहीं मिल रहा है। उसी के डर से 1 से 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बने हुए हो गया है। आज तक इन्होंने संसदीय दल की मीटिंग की नहीं है। ये एनडीए संसदीय दल की मीटिंग करते हैं ताकि कोई सवाल खड़े ना हो। तो कहीं न कहीं वो जो सांसद हैं, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में। चाणक्य जी उसको बहुत बारीकी से नज़र बनाए हुए थे। चाणक्य जी की देख-रेख में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चल रहा था और उसमें जो चाणक्य का कैंडिडेट था, वो बुरी तरह हार गया। तो उसके हारने का मतलब है कि चाणक्य की चाणक्यगिरी नहीं चल रही है, इसलिए वो चुनाव हार गए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चाणक्य फ़ोन कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हों, चाहे वो उत्तराखंड के हरक सिंह रावत हों, वो उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हरक सिंह रावत ने बताया कि मुझे 8 फ़ोन आए हैं गृह मंत्री जी के और फिर जब मैंने 8वें मिस कॉल के बाद उनका फ़ोन उठाया, तो उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की। तो मैंने कहा जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं डरता हूँ। तो ये स्थिति अगर चाणक्य की बन गई है, तो कहीं न कहीं ये सोचने का विषय है कि आज स्थिति कहाँ पहुँच गई है। जी। आखिरी सवाल लूंगी सर आपसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है जैसे जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहा है और इन्हीं स्थितियों के बीच सर खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि गौतम अडानी की मुलाकात हुई है शरद पवार से और इस मुलाकात को उपराष्ट्रपति चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर, पहले अनिल अंबानी पर सीबीआई की छापेमारी हुई, उसके बाद मुकेश अंबानी के बेटे पर वंतारा जो है उनका प्रोजेक्ट, उस पर एसआईटी की जांच बिठाई गई और अब अडानी का नाम निकलकर सामने आया है और अडानी का नाम सीधे सीधे उपराष्ट्रपति चुनावों से जोड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, इस खबर के बीच क्या अमित शाह की चाणक्य नीति में मोदी की कुर्सी फंस गई है? जिस तरीके से कॉर्पोरेट जगत पर दबाव बनाया है अमित शाह ने, क्या ये उपराष्ट्रपति चुनावों में एनडीए को भारी पड़ने वाला है सर? देखिए जिस प्रकार से आपने अगर देखा कि वनतारा में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गए थे, वहां शेर के बच्चे को गोदी में बिठा के फोटो खिंचवा रहे थे। एकाएक उस पर छापेमारी चल रही है, उसकी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। तो ये जताता है कि एकाएक रिलायंस के खिलाफ मोदी और अमित शाह क्यों हो गए, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि चर्चा इस तरह की भी है कि रिलायंस के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, वो भी सांसदों को प्रभावित कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से और इसमें दो राय नहीं है कि जितना मैं समझता हूँ पिछले 3 साढ़े 3 दशकों की पत्रकारिता में रिलायंस कहीं न कहीं सांसदों को प्रभावित करता रहा है। कई सारे सांसदों को, मंत्रियों को प्रभावित करके वो उनको अच्छे-अच्छे मंत्रालय दिलाता है और पेट्रोलियम मंत्रालय खास तौर पे रिलायंस के पसंदीदा सांसद के पास रहता है। कांग्रेस का टाइम हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का टाइम हो। आज परिस्थिति ये हो गई है कि कहीं न कहीं 36 का आंकड़ा मोदी जी और मुकेश अंबानी में बन गया है और इसके तहत मुकेश अंबानी भी कुछ सांसदों की सूची बना रहे हैं। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कई दर्जन सांसद रिलायंस के पेरोल पे रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे सांसद हैं कि उनको बड़े इनाम और पुरस्कारों की घोषणा मुकेश अंबानी की तरफ से की गई है, पेशकश की गई है कि भाई आप जो है भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे तो हम आपको पुरस्कृत करेंगे। तो इस डर से भी कहीं न कहीं अमित शाह और मोदी जी घबराहट में हैं। उनको लगता है कि इस मामले में बड़ा रोल मुकेश अंबानी निभा सकते हैं। उसी के तहत आपने जो ज़िक्र किया है कि गौतम अडानी और उनके परिवार का, उनके भाई और उनके बेटे एक्टिव हो गए हैं और वो शरद पवार से मिल रहे हैं। क्योंकि मामला जाके महाराष्ट्र में रुकता है, मुंबई में रुकता है, जाके गडकरी नागपुर से आते हैं, संजय जोशी नागपुर से आते हैं, सारा मामला मुंबई में हो रहा है, मुंबई में मुकेश अंबानी रहते हैं,
तमाम अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले गडकरी और एकनाथ शिंदे की भी बातचीत हुई थी, तो कहीं एकनाथ शिंदे भी क्रॉस वोट ना कर दें। तो बहुत सारी इस तरह की संभावनाएँ हैं, जिनसे बचने के लिए, जिनको ठीक करने के लिए इनकी एक नाकाम कोशिश हो रही है, लेकिन उस कोशिश में ये कामयाब होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। जी। बिल्कुल सही बात है सर, और जाहिर सी बात है कि पेच फंस गया है और भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य को डायरेक्ट अब राजनीति के असल चाणक्य शरद पवार ने भी टक्कर दिया है। आपने हमसे बातचीत की सर, हमें हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ केपी मलिक सर। इन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत फंस गया है। एक तरफ जहां अमित शाह हड़बड़ा रहे हैं, लगातार विपक्षी सांसदों को फोन घुमा रहे हैं, ईडी सीबीआई की छापेमारी करवा रहे हैं, वहीं इन सब के बीच शरद पवार ने मौके पर चौका जड़ा है। तो फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनावों में मोदी शाह का क्या होगा, और क्या उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, इन सभी सवालों के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।